नमस्कार। ज्ञान वेद विद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। उसका अध्याय नंबर है 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक है अरविंद कुमार। तो हमने पहले कल लेखकों का परिचय कर लिया था और कुछ पाठ देख लिया था। तो उसमें हमें देखा था कि चिट्ठियों का जो स्थान है वो आज अति आधुनिक साधनों के बाद भी अपने स्थान पर बरकरार है। और चिट्ठियों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम भी देखे थे और कम से कम प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। इस बात से हमें पता चलता है कि चिट्ठियों का अपने स्थान पर कितना अच्छा महत्व है। तो आगे हमने कई दिग्गजों के पढ़े थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को एक पत्र रूप में लिखा था जो आज हमें प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आपकी जो कक्षा है 6 में उसमें उसका एक पत्र आपके पाठ के रूप में आया हुआ है। और जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी के नाम में केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखा ही पत्र आता था, जिससे गांधी जी कहीं भी होते तो उनको वो पत्र अवश्य प्राप्त हो जाता था। तो ये हमने कुछ जानकारियां दी थी। आज हम बाकी जो पाठ बचा है उसका अध्ययन करेंगे और साथ में प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमने गांधी जी की बात पढ़ रहे थे। तो गांधी जी के जो पत्र आते थे वो महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। और जो गांधी जी का एक मुख्य हम कार्य देखें तो वो प्रत्येक पत्र का जवाब जरूर देते थे। तो ये बात हम पढ़ेंगे। तो पास में गांधी जी के पास में दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उसके समान कोई जोड़े नहीं था। तो ऐसा कोई व्यक्ति था गांधी जी के बराबर उसके पत्रों का जवाब दे सके। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय उसका जवाब लिखने बैठ जाते। ये कहा गया है कि जैसे ही गांधी जी को पत्र मिलते वो हाथों हाथ उसी समय उस पत्र का जवाब देने के लिए लिखने के लिए बैठ जाते। और एक बात ये भी की गई है कि गांधी जी जैसे दाएं हाथ से लिखते लिखते अगर उनका हाथ दर्द करने लग जाता तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते, लेकिन उस पत्र का वो जवाब जरूर देते थे। तो लेखन कार्य दोनों हाथों से करते थे। आगे हम देखें तो महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। और भी जो गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़े हुए थे क्रांतिकारी, उनको भी उनके नाम से भी कई प्रकार के पत्र प्रत्येक गांव से आते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों के तमाम नायकों को किसी भी प्रसिद्ध पत्र से कम नहीं मानते थे। और जो उनको पत्र भेजते थे और वापस उनका जो जवाब मिलता था वो उसको एक प्रसिद्ध पत्र के रूप में मानते थे और उसको उस पत्र की फ्रेम बनाकर सजाकर उसको अपने घर में रखते थे। मतलब इतना पत्रों का महत्व था। पत्रों के आधार पर कई भी भाषाओं में किसी किताब भी लिखी जा सकती है और पत्रों के रूप में कई किताबें भी हमारे सामने आई है। जैसे मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू वाला बताया, अपनी पुत्री का नाम और पत्र लिखे हुए थे वो किताब के रूप में बने। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा इस प्रकार के कई पत्र जो किताबों के रूप में प्रकाश में हमारे सामने आए। आगे हम देखें, वास्तव पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और जो हमारे कवि हैं पंत साहब उनके 200 पत्र हरीश राय बच्चन के नाम लिखे गए हैं। और निराला जी के पत्र भी किसी से कम नहीं है। दयानंद सरस्वती का देख लीजिए उस किताब के रूप में। और प्रेमचंद का भी इसमें खूब सहयोग दिया गया है। और जो कवि थे हमारे लेखक थे प्रेमचंद, उनकी खासियत क्या थी, वो जो नए लेखक होते थे उनको विशेषकर प्रेरित करने के लिए, उनको ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए उनका जवाब पहले देते थे या जरूर देते थे। और आगे हम देखें तो इसी प्रकार नेहरू जी, गांधी जी लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी प्रेरक के रूप में हमें सामने आते हैं। गांधी जी और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से लेकर 1941 के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ था उसका पत्रकार संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिसे हमें उस समय की जो गतिविधि थी उसकी जानकारी होती है। आगे हम देखें तो पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी है पत्र व्यवहार की परंपरा। लेकिन जो ये विकास हुआ है ये आजादी के बाद ही देखने को ज्यादा रूप से मिलता है। पहले इतना नहीं था। और इसको विकास करने के लिए मुख्य रूप से तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का
है। सबसे ज्यादा सहयोग इसमें किसका है? गुडविल डाक विभाग का। उसकी एक खास वजह थी, क्या वजह थी? लोगों को जोड़ने का काम करता था, लोगों से ज्यादा संपर्क बनाकर उससे जोड़ने का कार्य गुडविल करता था। घर घर तक उसकी पहुंच थी और प्रत्येक घर में वो ज्यादातर जान पहचान थी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इतने अति आधुनिक साधन होने के बाद भी, नवीन साधन होने के बाद भी, संचार के नए नए तरह तरह के साधन होने के बाद भी पत्रों का अपना अलग ही महत्व है, अलग ही स्थान है। वो आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। आगे हम देखें तो शहरी इलाकों में आलिशान हवेली हो या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हो या समुद्र के तट पर मछुआरे हो या दुर्गम जंगलों में रहने वाले हो या बर्फबारी के बीच रहने वाले हो या रेगिस्तान में रहने वाले हो, ढाणियों में रहने वाले हो, सबको ही खतों का मतलब पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक नहीं करोड़ों लोग खतों एवं अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पत्रों के लिए पहुंचते हैं। और भी कई प्रकार का मनी ऑर्डर वगैरह उनके लिए आता है, उनके लिए वो रोज डाकघर जाते हैं। जैसे किसी के परिवारजन बाहर रह रहे हैं और मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजते हैं जिससे उनका घर चलता है, तो उसके लिए वो बार बार डाकघर भी जाते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पत्रों की कितनी अहमियत है। और ये अगर हम आगे देखें, बहुआयामी नजर आ रही है। दूर दराज से लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। ये भी सही बात है। जो गरीब है, जो दूर रहते हैं, दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, उनके घर के चूल्हे मनी ऑर्डर से ही जलते हैं। और गाँव में और गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचता है डाकिया, उसको देवदूत माना गया है, भगवान का भेजा हुआ दूत माना गया है। तो उसको भगवान के रूप में मानते हैं ताकि वो आए, मनी ऑर्डर लाएं और उनके घर के चूल्हे जले। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो दूर गांव है, कच्ची बस्ती है, गरीब है, वहाँ पर जो डाकिया डाक लेकर आता है उसको क्या मानते हैं? तो देवदूत माना जाता है, भगवान का भेजा हुआ। तो ये था आपके पाठ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले प्रश्न दिया गया है आपका, वो है पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पहले जब आपके लेसन शुरू हुआ था तभी ये बात आई थी कि SMS या फोन पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम पत्र को पढ़कर संपूर्ण जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, उसको सेज कर संजो कर रख सकते हैं। जब उनकी याद आए तब हम उनको वापस उनकी यादें ताजा कर सकते हैं। पत्र से ही हमारा साहित्य जो अभी हम पढ़ने के लिए मिल रहे हैं वो हमें मिला है। इसलिए ये बात की गई है कि फोन या SMS पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता, क्योंकि हम SMS को लंबे समय तक संजो कर नहीं रख सकते, ज्यादा होने पर उनको हम डिलीट करना पड़ता है। लेकिन पत्रों को हम लंबे समय तक जब टाइम तब तक सेज कर रख सकते हैं। और जब हमारे परिवारजन जो बाहर रह रहा है, उनका पत्र वगैरह समय पर नहीं पहुंचे, तो उनको हम पढ़कर उनकी यादें ताजा कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पत्र जैसा संतोष फोन या SMS से नहीं मिल सकता। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कटित, पाती, चिट्ठियां किन किन भाषाओं में कहा गया है? तो हम इनका उत्तर देखें तो उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? खत कहते हैं, ठीक है। और जो कन्नड़ भाषा है उसमें कहते हैं कागज। और तेलुगु भाषा में लेख, उत्तरम और जाबू कहा जाता है। और तमिल भाषा में कडित कहा जाता है। और हिंदी भाषा में पाती और चिट्ठियां कहा जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में इनके अलग अलग नाम। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें हम, तो तीसरा प्रश्न आपका है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? लिखिए। पत्र लेखन का विकास करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो सबसे पहले तो हम देखें तो प्रत्येक स्कूलों में पत्र लेखन का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि बच्चों को पत्र लेखन की कला आए और कला के साथ वो अच्छी प्रकार से ऐसा पत्र लिख पाए जो पढ़ने वाला उससे प्रभावित हो। तो इसलिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया। दूसरी बात, विश्व डाक 1972 के अंदर 16 वर्ष से कम आयु के लिए पत्र प्रतियोगिता चालू की गई थी, जिससे ये पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा पत्रों का विकास हुआ हो। तो विकास करने के लिए तो पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। दूसरा, विश्व डाकघर है, उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र प्रतियोगिता रखी गई थी, जो कब रखी गई? 1972 ईस्वी के अंदर।
आपका चौथा क्वेश्चन है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार बताइए। कहते हैं पत्र को हमने धरोहर मानना है, अपनी विरासत मानना है, लेकिन एसएमएस को क्यों नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसका उत्तर ऐसा है, ऐसा इसलिए कि पत्र को हम लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं, जो हमारी विरासत के रूप में हम रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को हमें ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता और आखिरकार उनको भुलाना ही पड़ता है। पत्रों से हमारे कवि है, लेखक है, उद्यमी है, पत्रकार है, किसान है, उनके एक शोध का विषय है। ठीक है, तो इसी कारण से हम पत्रों और एसएमएस का अंतर बताया गया कि पत्रों को हम धरोहर मानते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं मान सकते, क्योंकि उनको आखिरकार बुलाना ही पड़ता है, लेकिन पत्र को हम संजो कर रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, क्या चिट्ठियां की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पत्र की जगह ये अति आधुनिक साधन ले सकते हैं, क्योंकि जो अति आधुनिक साधन के कारण पत्रों का कुछ महत्व कम जरूर हुआ है, लेकिन उनका जो स्थान है वो जरूर ही अपने स्थान पर बरकरार है। जो हमने अभी इस लेसन में पढ़ा था कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, तो इससे हम पता चलता है कि पत्रों का कितना अच्छा महत्व है। और जो कुछ उदाहरण भी हमें सामने आए थे, जो हमारे महान विद्वान थे उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों के रूप में प्रकाशन हुए हैं, कवि है, लेखक है, पत्रकार है, ये सबके द्वारा ही साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, साहित्य इससे पत्रों से है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अति आधुनिक साधन है वो पत्रों का स्थान कभी भी नहीं ले सकते। तो ये थे आपके आज के बचा हुआ जो आपका 5वां लेसन था, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, और साथ में इसके प्रश्नोत्तर। तो आज के लिए इतना ही।